Good morning, students. Welcome on Teachers Exam YouTube channel. I am Dr. Mukesh Kumar. I have to teach you the perspectives on education and leadership. अब perspectives का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? स्टूडेंट्स, perspectives का मीनिंग है परिप्रेक्ष्य, ठीक है, परिप्रेक्ष्य। होता क्या है? इसका मीनिंग होता है योजना। मीन्स क्या? मीन्स प्लानिंग। हमने क्या करना है? हमने बनानी है प्लानिंग। किस पर्पज के लिए प्लानिंग बनानी है? हमने प्लानिंग बनानी है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आया है उस स्टूडेंट का कोई ना कोई एम है, वो कुछ एम लेके आया है। मतलब वो सीधी सी बात है कि अपने एग्ज़ाम के लिए आया है। जिस भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है वो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता है। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने के लिए उस मैनेजमेंट का रोल क्या है, स्कूल प्रिंसिपल्स का रोल क्या है, केवीएस संस्थान में असिस्टेंट कमिश्नर का रोल क्या है, स्कूल में वाइस प्रिंसिपल का रोल क्या है, और कक्ष में जाने के बाद उस टीचर का रोल क्या है। इन सभी सेक्शंस को देखते हुए हमने क्या करना है? प्लानिंग बनानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम जो भी है, आपने केवीएस के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई किया है, प्रिंसिपल्स के लिए अप्लाई, वाइस प्रिंसिपल्स, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, जो भी, इसमें आपके पास एक सेक्शन है जो हम इन जर्नल बोल देते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। डियर स्टूडेंट्स, ये अगर मैं पेपर की बात करूं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नहीं है, ये सेक्शन है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। और केवीएस ने कुछ टॉपिक्स फिक्स किए हुए हैं। उन फिक्स टॉपिक में अपने पास एक टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि पीजीटी के अंदर आपके पास 40 मार्क्स का सेक्शन है, टीजीटी में आपके पास 40 मार्क्स का सेक्शन है, और इस पीआरटी में आपके पास 60 मार्क्स का सेक्शन है जो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड टीचिंग से रिलेटेड आएगा, ठीक है, लीडरशिप से रिलेटेड आएगा। तो ये जो आपका सेक्शन है, इसमें से आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हमने करना है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। और ये जो टॉपिक है मैं आपको स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न लेके चलूँगा। एग्ज़ाम में जो चीज़ आएगी उसी को पढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। और ये जो अपना टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, अगर असिस्टेंट कमिश्नर एग्ज़ाम की बात करें तो इस टॉपिक से 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रिंसिपल्स में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, वाइस प्रिंसिपल एग्जाम में भी 30 आएंगे, पीजीटी के अंदर 15, टीजीटी में 15 और पीआरटी में भी 15 आएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। और आप ये मान लीजिए कि आपके सेक्शन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो शायद हमें फर्दर टॉपिक्स को समझने में कोई दिक्कत ना आए, इन टॉपिक्स को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं। क्योंकि ये टॉपिक हमें ये बता के चलता है कि टीचिंग भी क्या है और एक लर्निंग भी क्या है। इस टॉपिक के अंदर सब सेक्शन बना दिए गए कि एक टीचर का रोल क्या है, एक स्टूडेंट का रोल क्या है। ध्यान दीजिए, मैं बेसिकली पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी सेक्शन को ही लेके चला हुआ हूँ। हाँ, इनका जो कुछ रोल अलग आएगा, इनको ये तो सारे का सारा पढ़ना ही है। इनमें रोल अलग से क्या है कि एक संस्थान में असिस्टेंट कमिश्नर का रोल क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेवारियां स्कूल के प्रति क्या हैं, एक प्रिंसिपल की जिम्मेवारियां क्या हैं, एक वाइस प्रिंसिपल की जिम्मेवारियां क्या हैं, इनके रोल क्या हैं।
इसके अलावा इनको रोल ऑफ टीचर भी पढ़ना पड़ेगा, इनको रोल ऑफ स्टूडेंट भी पढ़ना पड़ेगा, रोल ऑफ लर्नर, रोल ऑफ टीचर, तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जिस भी सेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस उम्मीद के साथ मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। और कोशिश करना कि सीखें, सीखने की कोशिश करना, आप के अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। आप एडवाइजर बनने की कोशिश मत करना। जब आप एडवाइजर बनने की कोशिश करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि एक स्टूडेंट के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ नया जानने की। स्टूडेंट के अंदर ये सीन ना हो कि नहीं ऐसे किया जाए ना, पहले आप उसको जानने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, हो सकता है डाउट बन भी जाए, उसके बाद उस डाउट को पूछने की कोशिश करें। और आपकी पेडागोजी जो थी, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, वो कहता है कि अगर टीचर के टीच करने के बाद डाउट बनता है तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि उस टीचर का टीचिंग वे कमज़ोर है। जिस सब्जेक्ट में डाउट्स ज़्यादा बनते हैं, इसका मतलब ये है कि टीचिंग वे कमज़ोर है। अगर आपने प्रॉपर टीचिंग वे के अकॉर्डिंग टीच किया है, प्रॉपर टीचिंग वे के अकॉर्डिंग टीच किया है, कक्षा में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सभी की नीड को ध्यान में रखते हुए टीच किया है, आपने क्लास के अंदर वीक लर्नर को ध्यान में रखते हुए टीच किया है, आपने फर्स्ट और लास्ट सब किसी भी बेंच पर बैठे हुए स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए टीच किया है, आपने इंटेलिजेंट और वीक सभी को ध्यान में रखा हुआ है, तो शायद सभी को समझ में आएगा। क्योंकि पेडागोजी हमें ये बताती है कि टीचिंग कक्षा के सबसे कमज़ोर बच्चे को ध्यान में रखते हुए की जाती है, कभी भी इंटेलिजेंट या नॉर्मल बच्चे को ध्यान में रखते हुए टीचिंग नहीं की जाती है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, टीचिंग कक्षा में हमेशा वीक बच्चे को ध्यान में रखते हुए करनी है, और एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक को समझाते हुए टीचिंग करनी है। आप ये भी, बीइंग ए टीचर, एक टीचर को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि उसकी क्लास में जो स्टूडेंट बैठा है शायद उसको ये तो आता होगा। मैं मानता हूं कि स्टूडेंट को बहुत कुछ आता होगा, लेकिन टीचर इस चीज़ को दिमाग से निकाल दे कि कुछ तो आता होगा। टीचर को जीरो लेवल से ही पढ़ाना पड़ेगा, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ाना पड़ेगा, हर चीज़ को समझाते हुए पढ़ाना पड़ेगा। और जब टीचर हर चीज़ को ढंग से समझाएगा तो मुझे लगता है कि डाउट नहीं बनेगा। तो मैं भी इसी टाइप से लेके चलूँगा आपको कि आप वीडियो को बिना स्किप किए लेक्चर को पूरा सुने, ढंग से सुने। मैं श्योरिटी लेता हूँ, मतलब अपने सेक्शन की मैं श्योरिटी लेता हूँ यहाँ पे कि आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे, मैक्सिमम स्कोर करेंगे। मार्क्स आप बता देना कि मुझे 40 में से इतने, मुझे 60 में से इतने, कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको मैक्सिमम स्कोर तक लेके जाऊंगा। हाँ, सिर्फ इतना आप मान के चलें कि अगर पीजीटी में 40 मार्क्स की है तो मैं श्योरली आपको ये कह सकता हूँ कि मैं आपको 35 प्लस दिलाने की गारंटी लेता हूँ, केवल अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू। 5 क्वेश्चन कौन से छोड़ दिए जो कई बार ये नहीं पता लगता कि ये कहाँ से आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, नहीं पता लगता वो कहाँ से आ जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आपकी नॉलेज भी अच्छी है, पोस्ट ग्रेजुएट, पीआरटी, आप वेल क्वालिफाइड हैं, ये आप भी जानते हो कि क्वेश्चन सेक्शन नहीं पता लगता, कई बार एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा देता है। और अगर 60 मार्क्स का सेक्शन है, पीआरटी स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से बात सुने, 60 मार्क्स का सेक्शन मैं उम्मीद करूंगा आपको 55 प्लस बड़े आराम से, मतलब आप 5 क्वेश्चन का सेक्शन छोड़ दें, बाकी मैं आपको स्कोर कराने की जिम्मेवारी लेता हूँ। कोशिश तो इनकी भी है, सिर्फ मैंने ये कहा कि पता नहीं कहाँ से आ जाए। लेकिन ये आपको जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएंगी, ये आपको श्योरली वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे श्योरली आपको वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये सेक्शन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, समझा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ये हमारी पहली वीडियो है इस सेक्शन में। टीचर्स एग्जाम यूट्यूब चैनल को आप करें सब्सक्राइब, शेयर करें। जो स्टूडेंट केवीएस प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
और मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि मैं आप जैसे होनहार विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस पोडियम पर, इस स्टेज पर आया हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। कोई भी डाउट आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना, श्योरली मैं आपका जवाब भी दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना। और फुटर लाइन के अंदर ये जो आपकी जो ब्लू लाइन चली हुई है, इस ब्लू लाइन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस कॉन्टैक्ट पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए। आपकी कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है और ट्यूसडे से मैं एक प्रॉपर कोर्स विद पीडीएफ आप तक पहुंचा दूंगा। विद पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। ट्यूसडे को मैं इस टॉपिक की पीडीएफ और इस टॉपिक के एमसीक्यू, इस टॉपिक की पीडीएफ और इस टॉपिक के एमसीक्यू आपको दे दूंगा, आपके पास पहुंचा दूंगा। आप मेरे पास जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना, जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जो स्टूडेंट मेरे से पीडीएफ चाहते हैं। हाँ, उस पीडीएफ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने ऑनलाइन स्टार्टिंग तो अभी की है, ऑफलाइन सेक्शन में मैंने लगभग आपके हरियाणा में लगभग सभी स्टेट्स के अंदर टीचिंग की हुई है। और बच्चा जानता भी है जो ऑफलाइन पढ़ा हुआ है मेरे से, कि अगर आप ढंग से बैठ के सुनोगे, केवल मुझको सुन लीजिए, आपका ये सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा। मुझे केवल बैठ के सुन लीजिए, आपका ये सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा। आप इस कंसेप्ट पे ना जाना कि हमने ये तो नहीं सुना, पुराने टीचर ने ये नहीं बताया, पहले वाले सर ने तो ऐसा बताया था। भाई उन्होंने क्या बताया था, क्या पढ़ाया था, उसके जिम्मेवार वो हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसका जिम्मेवार मैं हूँ। आपको केवल और केवल केवीएस के पार्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेके चला जाएगा। तो अब इसमें अपने पास आता है कि टीचिंग क्या है और आपके पास लर्निंग क्या है, एक टीचर का रोल क्या है और एक लर्नर का रोल क्या है। इस सेक्शन को हम शुरू करेंगे। एक और अनाउंसमेंट ये है कि ये एक डेमो लेक्चर है आप स्टूडेंट्स के लिए, और आप अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करा लें। पहले 50 बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस हमारी है 2000 रुपीज़। ध्यान दीजिए, 2000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है पहले 50 बच्चों के लिए। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए मेरी फ़ीस है 2000 रुपीज़। इसमें मैं कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, कंप्लीट कोर्स की आपको पीडीएफ दूंगा और एमसीक्यू सेक्शन भी आपको कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे और हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम पैनल बोर्ड के माध्यम से करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये सब हम पैनल बोर्ड के माध्यम से करेंगे। और जो सेक्शन पैनल बोर्ड पे पढ़ाने का है, पैनल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा। जो सेक्शन वाइट बोर्ड का है, उसको वाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा। तो आप बेझिझक रहिए, आपको कोर्स कंप्लीट और बड़े अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें, ये चीज़ आप ध्यान रखें। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस रहेगी 2000 रुपीज़। कोर्स कंप्लीट, पीडीएफ और एमसीक्यूज सभी मिलेंगे। और विद श्योरिटी वो आपके पेपर ओरिएंटेड ही होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, सिलेबस वाइज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि हर बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ध्यान रखें, पीजीटी के अंदर 15 क्वेश्चन है, टीजीटी में 15 है और पीआरटी में भी 15 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है? मान लीजिए
आप एक टीचर हैं, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आपने किसी क्लास में जाकर टीच किया है, आपने शिक्षण किया है, कोई भी टॉपिक समथिंग एल्स आपने टीच किया है, और आपके सामने क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको हमने बोल दिया लर्नर, सीखने वाले बैठे हैं। तो आप कैसे एनालाइज करोगे कि आपने टीच किया और जो सामने बैठा है उसने लर्निंग भी कर ली? ध्यान दीजिए, इन्होंने कुछ भी पढ़ाया है, अगर वो इस प्रकार से लर्नर ने जान लिया कि उस नॉलेज को बिहेवियर में ढाल लिया, तो हम कह सकते हैं कि वो टीचिंग है। अगर पढ़ाने के बाद भी लर्नर ने उस नॉलेज को अपने बिहेवियर में इंक्लूड नहीं किया है, तो हम उसको टीचिंग नहीं मानेंगे। टीचिंग केवल कब माननी है? जब लर्नर उसे अपने बिहेवियर में इंक्लूड कर ले, जब लर्नर उसे अपने बिहेवियर में इंक्लूड कर ले। और लर्निंग कब माननी है? जब बिहेवियर में इंक्लूड कर ली गई। ध्यान दीजिए, कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम सीखी जाती, फर्स्ट टाइम जो भी गेन किया, पहली बार जो भी गेन किया गया उसको नॉलेज बोला जाता है। पहली बार जो भी गेन किया गया है उसको बोला जाएगा नॉलेज। इस नॉलेज के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें ये स्टूडेंट, ये लर्नर अपने विचार डालता है, सोचता विचारता है, एनालाइज करता है, इस पर रिपीटिशन करता है, प्रैक्टिस करता है, और जब लगता है कि ये नॉलेज काम की नहीं है, जब इसको लगता है कि ये नॉलेज काम की नहीं है, तो ये यहां पे इसको इग्नोर कर देता है, इसको भूल जाने की कोशिश करता है। और जब इसको लगता है कि ये नॉलेज काम की है, तो वो इसकी इमेज, इसका एक प्रतिबिंब, मतलब ये इस नॉलेज को इस टाइप से गेन करता है कि इसके ब्रेन के अंदर, इसके मन के अंदर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है रिटेंशन, धारण करना। इस नॉलेज को क्या कर लिया गया? धारण कर लिया गया, जिसको आप हिंदी में बोध करना भी बोल देते हो। तो स्टूडेंट्स, ये ज्ञान है, नॉलेज है, और ये बोध है। ज्ञान और बोध में सिंपल सा अंतर क्या है कि जब हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम जानते हैं, पहली बार किसी चीज को जानते हैं, तो ज्ञान बोलेंगे। जब उस ज्ञान का प्रतिबिंब दिमाग में बन जाता है, मन में बन जाता है, तो हम उसको बोध बोलेंगे। और जब उस बोध का प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में करने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल यूज करने लग जाते हैं, उसको अपने बिहेवियर में ढाल लेते हैं, उसको अपने प्रदर्शन में ढाल लेते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लर्निंग बोलेंगे, उसको हम अधिगम बोलेंगे। तो अगर एक टीचर के समझाने से, मान लीजिए यहां पे एक टीचर है और यहां पे एक लर्नर है, इस टीचर ने इस टाइप से ज्ञान दिया था, इस लर्नर ने इस स्टेप से ज्ञान लिया था। अगर इसके द्वारा बताया गया ज्ञान यहां बिहेवियर में ढल चुका है, तो इन्होंने टीचिंग की है और इन्होंने लर्निंग की है। अगर ये बिहेवियर में नहीं ढल पाया है, तो ना तो इन्होंने टीचिंग की है और ना ही इन्होंने लर्निंग की है। ध्यान दीजिए, टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर लर्निंग नहीं हुई है, तो आप ये मान के चलें कि टीचिंग ही नहीं हुई। लर्निंग तो हो जाती अगर टीचिंग हो जाती, अगर टीचिंग हो जाती। क्यों?
क्योंकि आपका शिक्षण शास्त्र ये मानता है कि अगर एक अध्यापक की कक्षा में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं और 40 में से 39 स्टूडेंट पास हो जाते हैं और एक स्टूडेंट फेल हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उस टीचर का टीचिंग वे कमज़ोर है। टीचर का टीचिंग वे कमज़ोर है। तो डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग तो हो जाती अगर टीचिंग अच्छी हुई है। लर्निंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि शिक्षण में कमजोरी थी। इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये जो टॉपिक है ये आपके पूरे सेक्शन का पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, उस पूरे सेक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल, ये बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। इसको बारीकी से जान लो, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। मैं मानता हूं कि आप भी एक टीचर हो सकते हैं स्कूल लेवल पे या फिर कॉलेज कैडर में। आप एक प्राइवेट टीचर, एक गवर्नमेंट टीचर, जो भी हैं। किसी भी बात को अपनी आन पे मत लेना। मेरे द्वारा बताई जाने वाले किसी भी बात को अपनी आन पे मत लेना कि मैंने कुछ बता दिया और आपको वो हर्ट हो। हर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेना, केवीएस संस्थान के पेपर पॉइंट व्यू से ले लेना, टीचिंग मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेना उसको। शायद मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, कोई भी चीज़ इस पोडियम पे आपको गलत नहीं बताई जाएगी। बस आप सोचने का नज़रिया बदल लेना, उसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना। क्या है कि मान लो आप एक टीचर हैं, तो ये जो टीचिंग लर्निंग का सेक्शन मैंने आपको बताया है कि टीचिंग कब मानेंगे, लर्निंग कब मानेंगे, इसमें आपका जो सब सेक्शन है, जो आपका सब टॉपिक है, वो फर्स्ट सब टॉपिक है आपका रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर। सेकंड टॉपिक है इसमें रोल ऑफ लर्नर। रोल ऑफ लर्नर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि हम तो प्रॉपर पैटर्न से चलेंगे। तो अब हम कर रहे हैं रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर। तो मान लीजिए आप एक टीचर हैं, तो उस स्कूल प्रांगण में, उस स्कूल बिल्डिंग में आपकी क्या 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 कुछ भूमिकाएं हैं। कक्षा कक्ष के अंदर आपकी भूमिका क्या है, कक्षा कक्ष के बाहर आपकी भूमिका क्या है, उन स्टूडेंट्स की, उन लर्नर की कितनी जिम्मेवारी आपके कंधों पर सौंप दी गई है, ये हर चीज आपको मालूम होनी चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे है। ये विडंबना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का मेथड तो कुछ और है, और साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जब पेपर में आता है, मेथडोलॉजिकल पेडागोजिकल क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, तब आंसर गलत हो जाता है। जिस वे से हम स्कूल और कॉलेज कैडर में पढ़ाते हैं, उसी वे को सही मानते हुए अगर हम पेडागोजिकल क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो वो आंसर हमारा गलत हो जाता है। स्टूडेंट्स, क्यों गलत हो जाता है वो आप ध्यान दीजिए। आप एक टीचर हैं, आप ऐसा मान के चलें। आप एक टीचर हैं, आप ये मान के चलें। और अब आपकी जिम्मेवारियां क्या हैं? जब आप एक क्लास के अंदर एंटर कर जाते हो, तो उस क्लास में आपकी जिम्मेवारियां क्या है? मैं एक एक सेक्शन लेके चलूंगा। क्लास में जिम्मेवारी क्या है, क्लास के बाहर जिम्मेवारी क्या है, और विद्यालय से बाहर आपका रोल क्या है। विद्यालय से बाहर का सेक्शन भी हम लेके चलेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगा। मुझे ज़्यादा सेक्शंस तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ये तो मान के चलें कि अगर जितने मार्क्स का पेपर है, उतने लेक्चर तो मुझे कम से कम चाहिए पेपर कंप्लीट कराने में। उतने टॉपिक तो मैं कम से कम, मतलब उतने लेक्चर्स तो लेके चलेंगे। पीआरटी में 60 मार्क्स का सेक्शन है, तो आप मान के चलें कि 60 आवर आपको लगेंगे कम से कम। कम से कम इतने तो मैं लेके चलूंगा, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगा।
तो आप पीडीएफ से भी कोशिश करें, एमसीक्यू से कोशिश करें, और आप और अपने वीडियो लेक्चर से भी कोशिश करें। ये स्टार्टिंग है, बेसिक टॉपिक है, इसलिए समझाने की मेरी स्पीड थोड़ी सी कम है। बेसिक ही समझ में नहीं आएगा तो आगे आगे मज़ा नहीं आएगा। और मैं इतना आसानी से या सहज भाव से इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप जब अपने स्टेट एग्जाम देते हो, स्टेट टेट एग्जाम देते हो, जैसे हरियाणा टेट, तो एक एच टेट की तैयारी करने वाला बच्चा पेडागोजिकल मार खा जाएगा। एच टेट का सेक्शन और केवीएस का सेक्शन काफ़ी कुछ अलग है। आप केवल एच टेट के भरोसे केवीएस का एग्ज़ाम देने मत जाना। आप केवल अपने स्टेट एग्ज़ाम के भरोसे केवीएस पे मत जाना। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा सा सोच के चलें। तो आप एक टीचर हैं और आपका रोल क्लास में क्या है, ठीक है डियर? तो रोल ऑफ टीचर इन क्लास, अपना सेक्शन है रोल ऑफ टीचर इन क्लास। आपको मैं टीचिंग वे भी बताऊंगा कि आपने टीचिंग करनी कैसे है। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जब आप क्लास में एंटर करते हो तो आपका रोल उस कक्ष में किस किस रूप में लिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कई बार एग्जाम में ऑप्शन डाल देते हैं एज ए फैसिलिटेटर। रोल ऑफ टीचर कैसे कैसे हैं? रोल ऑफ टीचर एज ए फैसिलिटेटर, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए गाइड, एज ए मोटिवेटर, एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए फ्रेंड, लाइक ए फादर। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम यहां आती है जब वो कहता है कि आपकी भूमिका या आपका रोल किसके रूप में होना चाहिए कक्ष में, और चार ऑप्शन कुछ इस टाइप से डाल देता है कि वो इनमें से डाल देता है। तब आंसर हम किसको लगाएं? ये है जी सुगमकर्ता, ये है मार्गदर्शक, ये है अभिप्रेरक, ये है अनुदेशक, डायरेक्टर होता है निर्देशक, फ्रेंड मीन्स मित्र, और फादर मीन्स पिता। तो जब ये ऑप्शंस डाल दिए जाते हैं तो अध्यापक की भूमिका कक्ष में किसके रूप में होनी चाहिए? तो एक अध्यापक की भूमिका कक्ष में सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला आंसर आपका ये बनता है। ये सभी ऑप्शंस, इनमें से कोई भी चार ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, फैसिलिटेटर अगर दिया हुआ है तो सबसे पहला आंसर आपका फैसिलिटेटर जाएगा। क्यों जाएगा? और ये आपके पास कहीं ना कहीं किसी स्टेट एग्जाम में भी आया हुआ है। वहाँ अगर आपको ना मिले तो आपके सीटेट एग्जाम में ये आपके पास जरूर आया हुआ है कि अध्यापक की भूमिका कक्ष में किसके रूप में होनी चाहिए। तो अध्यापक की भूमिका कक्ष में एक फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए, सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। जब आप कक्ष में चले गए हो तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, ये भी आप मानते हो। मैंने कहा है कि आप एक टीचर हैं, आप ऐसा मान लें आप एक टीचर हैं और आपके सामने लर्नर बैठे हैं। इनकी संख्या 40 है मान लीजिए। तो जब आप क्लास में जा चुके हो तो आप सुगमकर्ता के रूप में अपनी सबसे पहली भूमिका अदा करेंगे। सुगमकर्ता का मतलब ये है कि हर चीज को इजी बनाने की कोशिश करें। आप जो भी समझाएं एक इजी तरीके से समझाने की कोशिश करें, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करें।
इस तरह से पहुंचाने की कोशिश करें कि वो बच्चों की पहुंच तक हो। आपकी भाषा इस प्रकार की ना हो, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, तो आपकी भाषा तो आपकी भाषा एक अच्छे स्टैंडर्ड की भी हो सकती है। आप उस स्टैंडर्ड की भाषा का यूज ना करें, आप उस वोकैब का यूज ना करें, आप उस शब्दकोश का यूज ना करें कि वो बच्चों के सिर के ऊपर से जाए। हर चीज को आसानी से समझाने की कोशिश करें, सुगमकर्ता के रूप में अपना रोल प्ले करें। आपसे बच्चा कोई भी डाउट पूछता है, कोई भी इंक्वायरी करता है, तो आप उसको आसानी तरीके से समझाएं। बच्चे में एक अच्छी आदत है तो आप उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें। बच्चे में एक बुरी आदत है तो आप उसको डिमोरलाइज ना करें, आप उसको डिमोटिवेट ना करें। उस बुरी आदत के नुकसान बताते हुए और अच्छी आदत के फायदे बताते हुए उस बुरी आदत को दूर करवाने की कोशिश करें। मतलब ना बच्चे को दंडित करना है, ना तो बच्चे को दंडित करना है, ना ही बच्चे को कक्षा कक्ष से बाहर निकालना है, ना ही बच्चे पर किसी प्रकार का फाइन करना है। दंडित भी नहीं करना है, कक्षा कक्ष से बाहर भी नहीं निकालना है, कोई फाइन भी नहीं करना है, उसको किसी प्रकार से चिन्हित भी नहीं करना है कि ये डफर है, ये इंटेलिजेंट है, कुछ नहीं करना है। आप हर चीज को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें एक इजी वे से। इसलिए आपका द वेरी फर्स्ट रोल क्लास में क्या है, एक टीचर का सबसे पहला रोल क्लास में किसके रूप में जाएगा, सुगमकर्ता के रूप में जाएगा। आप जाते ही बच्चों के माइंड में ये सेट ना करें कि अरे ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत मुश्किल है ना। आप उस टॉपिक की डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करें। जब डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बता दोगे तो शायद बच्चे का इंटरेस्ट बन जाएगा टॉपिक के लिए। डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताइए तो उस बच्चे का इंटरेस्ट बन जाएगा टॉपिक के प्रति। और जब डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताते हो तो बच्चा ये महसूस करता है कि हाँ ये चीज मैं इतनी जानता हूं और आगे जानने की कोशिश करूंगा। तो मीन्स क्या है, आसान। बच्चे के माइंड में सिर्फ एक ही चीज डाल लें कि ये जो है ये बहुत आसान है, हमने बस इसको ऐसे करना है, हमारा पढ़ने का मेथड क्या है वो ये है, हम ऐसे पढ़ेंगे, हम ऐसे काम करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी। तो मीन्स द वेरी फर्स्ट रोल टीचर का क्या है, फैसिलिटेटर के रूप में होगा। सेकंड केस है मार्गदर्शक। अगर ऑप्शन में फैसिलिटेटर नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या क्या आंसर जाएगा, तब आंसर आपका जाएगा मार्गदर्शक। फैसिलिटेटर अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तब आंसर कौन सा लगाएंगे, मार्गदर्शक। क्यों जी, मार्गदर्शक का मतलब यह है कि आप ये मान के चलें कि वो बच्चा आपको एक आइडियल मानता है। आधुनिक बच्चा अपने अध्यापक को आदर्श मानता है, इसलिए आधुनिक बच्चा उस अध्यापक के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है। आपको ध्यान होगा जब आप अपने छोटे बच्चे को, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को कहते हो कि बेटा आपकी मैम अच्छा नहीं पढ़ाती, बेटा आपके सर अच्छा नहीं पढ़ाते, नहीं ये गलत किया हुआ है, आपकी मैम अच्छी नहीं है, तो वो सेकंड और थर्ड क्लास का बच्चा कहता है कि मुझे चाहे कुछ भी कह लो, मेरी मैम के बारे में बुरा मत बोलना, मेरे सर के बारे में कुछ मत कहना। और जब किसी भी क्लास के बच्चे को जब परिवार के लोग घर पे कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, तो बच्चा बड़े आराम से सहज भाव से कह देता है कि हमारे सर ने ऐसे बता रखा है, हमारे सर ऐसे कहते हैं, हमारे सर ऐसे बताते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, सर ने ये बोला है, सर ने वो बोला है। तो आज का बच्चा एक टीचर को आइडियल मानता है, आदर्श मानता है, इसलिए अध्यापक को किसके रूप में भूमिका निभानी है, मार्गदर्शक। आप उसको रास्ता दिखाइए, अच्छा रास्ता दिखाइए। वो अच्छा रास्ता कैसे दिखा पाओगे, जब आप खुद अच्छे होगे, आप खुद अच्छे होंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर आप उस बच्चे को कहते हो कि बेटा आपके घर पे भैंस है, आप ऐसा करना, एक बोतल लस्सी ले आना, मुझे नहीं लगता आप उस बच्चे को अच्छा रास्ता दिखा पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी एक टीचर हैं और आपने भी कभी ये काम किया है, कभी लस्सी मंगवा ली, कभी दूध मंगवा लिया, कभी कोई पालक बथुआ मेथी मंगवा ली, तो आप उस बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे। क्योंकि जो बच्चा आपके लिए लस्सी दूध की बोतल लेके आया है,
उस बच्चे का आपके प्रति अपनापन हो जाता है और आपका उस बच्चे के प्रति अपनापन हो जाता है। तो कई बार वो बच्चा उस अपनापन के चक्कर में लेक्चर मिस भी कर देता है, कई बार किसी और काम भी चला जाता है। अगर उसको मूवी देखनी है तो वो आपका लेक्चर ऑफ करके चला जाएगा, क्योंकि वो एक ही बात कहता है, कोई बात नहीं, अपने ही सर हैं, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, अपने ही सर हैं, बाद में कर लेंगे। तो टीचिंग मेथडोलॉजी ये कहती है कि आप उस बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार से अपनापन की भावना का विकास ना करें कि वो विद्यार्थी नाजायज फायदा उठाने लगे, वो नाजायज फायदा उठाने लगे, वो ये समझे कि यार अपने ही हैं, बाद में कर लेंगे। क्योंकि टीचिंग पेडागोजी ये भी कहती है कि किसी भी विद्यार्थी के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज का प्रावधान नहीं होना चाहिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए ट्यूशन क्लासेज का प्रावधान नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेज का प्रावधान नहीं होना चाहिए। जो कुछ पढ़ाना है उस लेक्चर में ही पढ़ाना है, जो कुछ पढ़ाना है उसी लेक्चर में पढ़ाना है, उसके अलावा नहीं कराना। एक्स्ट्रा क्लासेज का कोई रोल नहीं है। कई बार साथी टीचर ऐसा बोल देते हैं, हाँ जी बेटा कोई डाउट है बेटा, आप एक काम करना, लेक्चर के बाद स्टाफ रूम में आ जाना, लेक्चर के बाद वहाँ नहीं जी। अगर बच्चे का डाउट, पहली बात तो बनना नहीं चाहिए, और अगर बन गया तो उस लेक्चर के बीच में वो डाउट क्लियर करना है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। एक टीचिंग के प्रॉपर नियम्स को जानोगे तो आपको वो डाउट्स उस क्लास में ही क्लियर करने हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, अगर एक को समझ में नहीं आया तो ऐसा हो सकता है कि औरों को भी समझ में नहीं आया होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? अगर एक को समझ में नहीं आया तो आपका टीचिंग वे यहाँ पे कमजोर है, और वे कमजोर है तो औरों को भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो आप मार्गदर्शक, मतलब उस बच्चे को एक अच्छा रास्ता दिखाइए, पद चिन्हों पे चलेगा वो आपके, अच्छे से पढ़ाइए। एक आध स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो कहता है कि मुझे आप जैसा टीचर बनता है, आप जैसा टीचर बनना है। आप मान लीजिए टीचर हैं, आपने कहीं पढ़ाया हुआ है तो आपको किसी ने कहा होगा, जब वो आप जैसा टीचर बनने की कोशिश करेगा और आप ही अगर गलत पढ़ा के जाओगे तो वो कहां से अच्छा पढ़ा देगा। फिर सेकंड केस, उस बच्चे का एम निर्धारित करना है मान लीजिए, तो वो आप बताओगे कि बेटा आप ये करें, आपके लिए ये बेटर है, आपके लिए ये बेटर है। ठीक है, तो वो कौन बताएगा? वो आप बताएगा, आप बताएंगे। आप स्टूडेंट्स के अध्यापकों ने एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका नहीं निभाई, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि आप वेल क्वालिफाइड होते हुए भी कुछ स्टूडेंट्स को आज भी ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीन क्या है। जब हम कॉलेज में गए, एडमिशन लिया, तो अगर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जी ये बता देते बेटा इस सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट लीजिए, अदरवाइज आगे चल के जब टीचिंग एग्जाम फिल करोगे तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्यों किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट सोशोलॉजी और एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी दिला दिया जाता है? क्यों किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट होम साइंस और एक सब्जेक्ट हिस्ट्री दिला दिया जाता है? क्यों किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट पॉलिटी और एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स दिला दिया जाता है? जबकि वो जानते हैं, जो मैंने बोला है, इनके कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में नहीं बनते, फिर भी दिला देते हैं। क्यों उन बच्चों को पहले नहीं बताया गया कि बेटा ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट जो ले लीजिए, अदरवाइज आप हरियाणा में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्टिव मांगते हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज कंपलसरी में कराती हैं। क्यों नहीं बताया जाता? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आज जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, उनको सिर्फ दिक्कत इसलिए आ रही है कि उनके अध्यापकों ने उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम नहीं किया, एक गाइड का काम नहीं किया। उनके अध्यापकों ने उनके लिए एक प्रॉपर नॉलेज नहीं दी कि बेटा आगे चल के ये बनना है तो ये कर ले, ये करना है तो ये कर ले। बस क्या करते हैं, हमारे कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनमें से दे दीजिए। अगर मैं ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन समझाऊंगा, मेरे पास टीचर ही नहीं है, वो बच्चा कहीं भाग जाएगा। तो बस वो भागना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन बाद में अपने आप टेंशन लेगा, भुगतेगा अपने आप, आज एडमिशन दे दो। इसी प्रकार से बीएड के कॉम्बिनेशन, इसी प्रकार ग्रेजुएशन के कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर करा दिया करो, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी।
तो जी एक मार्गदर्शक की भूमिका आपकी होनी चाहिए, बच्चे का एम निर्धारित करने में आप हेल्प करें, आप एक मोटिवेटर के रूप में भूमिका अदा करें। मोटिवेटर का मतलब ये है कि आप उसको समय समय पर अभिप्रेरित करते रहें। अभिप्रेरणा कब करनी है? अभिप्रेरणा कक्षा कक्ष में हमेशा करनी है। कक्षा कक्ष में कभी किसी बच्चे को नालायक ना कहें, मूर्ख ना कहें, गधा ना कहें। कभी किसी बच्चे को ये ना कहें कि बेटा आप आपके बस की बात नहीं है। किसी को ये ना कहें कि ये चीज़ आप नहीं सीख सकते। आप उसको मोटिवेट करें, हाँ हाँ जी बेटा आप जरूर करेंगे। अगर एक अध्यापक ने किसी विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछा और विद्यार्थी उसका गलत उत्तर दे देता है, सही आंसर नहीं दे पाता है, तो अध्यापक क्या करेगा? उस बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करना है, उस बच्चे को समझाना है कि बेटा जो आपने उत्तर दिया है ये एक्चुअल में अगर प्रश्न ऐसे होता तो आप सही थे, अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाता या प्रश्न ये पूछा जाता तो आपने जो उत्तर दिया है वो सही है। बेटा यहाँ पे इसका एक्चुअल आंसर ऐसे बनेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा है। ये चीजें आपको प्रॉपर बतानी पड़ेंगी। आपको डांटना नहीं है, गलत बता दिया कोई बात नहीं, अरे अगर उसको सही आता तो वो आपके पास नॉलेज लेने क्यों आता? मानते हो? अगर उसको सही आता, सब कुछ सही आता तो वो आपके पास क्यों आता? तो जब वो आया है तो उसको सही सिखाओ ना। अगर वो गलती कर भी देता है तो कोई बात नहीं, उसको समझाओ ना। आपका पेडागोजिकल मेथडोलॉजी आपकी ये कहती है, आप एक टीचर हैं, आप प्रॉपर नियम के अकॉर्डिंग चलें। अपने ऐशोआराम, अपनी सहूलियत, अपनी काबिलियत, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा इस प्रकार से मोल्ड कर लें कि आप इन सभी भूमिकाओं में जो रोल प्ले कर सकें। इसलिए कहा गया था कि कक्षा कक्ष में अध्यापक एक कलाकार होता है। शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक कला है और वो शिक्षक एक क्या है? कलाकार है। क्योंकि पता नहीं कौन सा रोल कब प्ले करना पड़ जाए, कौन सा रोल कब प्ले करना पड़ जाए, किस चीज को समझाने के लिए, किस संदर्भ में समझाने के लिए कौन सा एग्जाम्पल यूज करना पड़ जाए और कौन सी भूमिका निभानी पड़ जाए। तो हमेशा बच्चे को मोटिवेट करें, कभी भी बच्चे को डिमोटिवेटेड ना करें। आजकल जैसे शादियों का सीजन चला हुआ है और ये धरती छोटी सी है, ये दुनिया छोटी सी है, कोई कहीं मिल जाता है, स्टूडेंट टीचर मिल जाते हैं और वो स्टूडेंट इतनी इज्जत करते हैं कि वो उस टीचर के पास जाके गुरुजी प्रणाम, और वो टीचर बेबाक तरीके से बोल देते हैं कि हाँ जी बेटा केवीएस अप्लाई कर दिया, शादी फंक्शन में मिले हैं, हाँ जी बेटा केवीएस अप्लाई कर दिया, हाँ जी सर, बेटा तैयारी करो, ये शादी ब्याह तो होते रहेंगे, तैयारी किया करो, आपको पता है आपकी नॉलेज पहले ही कम है। यार क्यों डिमोरलाइज कर रहे हो? करने दो एंजॉय, वो विकास भी उसका जरूरी है। ज्ञान देना है तो कक्षा कक्ष में दीजिए, कक्षा कक्ष के बाहर किसी को धक्के से पकड़ के ज्ञान देने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास कोई पूछने आ जाता है तो आप उसको जरूर बताइए। कभी भी किसी को डिमोटिवेटेड ना करें। हर पर्सन पे बच्चे में एक ही भावना का विकास करना, हाँ जी बेटा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। मैंने किसी से पूछा कि खून का रंग लाल क्यों होता है, वाई ब्लड कलर इज रेड? एक बच्चे ने आंसर दिया सर हीमोग्लोबिन के कारण। अरे बेटा आप सही बता रहे हो, लेकिन आजकल क्या है कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक कर देता है। एक्चुअल आंसर हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन में भी कुछ बेसिक है। अगर ऑप्शन में एक चीज और आ जाए तो पहले आंसर वो जाएगा, अगर वो नहीं है तो आंसर हीमोग्लोबिन जाएगा। उस बच्चे को समझाना पड़ेगा बेटा इसका आयरन हीम आयरन आएगा, आप सही बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन इसका आंसर हीम आयरन आएगा। अगर ऑप्शन में हीम आयरन दे रखा है तो आंसर ये है, अगर नहीं दे रखा है तो आंसर आपका हीमोग्लोबिन है। इस टाइप से उसको समझा दीजिए। आपने कुछ भी पूछा और उसने बिल्कुल गलत बता दिया, कोई बात नहीं, उसको मोटिवेट कीजिए।
जब एक अध्यापक कक्षा कक्ष में किसी विद्यार्थी को खड़ा कर देता है, हाँ जी बेटा इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तो कई बार बच्चे में हेजिटेशन के कारण आवाज नहीं निकलती है और वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। तो अध्यापक क्या करे? अध्यापक उस बच्चे को अभिप्रेरित करे, मोटिवेट करे कि प्रश्न का उत्तर दो, उसको मोटिवेट करना, हाँ जी बेटा बताइए, जो आपके मन में है सही है, जो आप बता रहे हो सही बता रहे हो, कोशिश करो, सही सही बोल रहे हो आप, इस टाइप से उसको मोटिवेट करें। यूं नहीं अरे बोले कुछ तो बता तो, ऐसे नहीं बोलना है, उसको ढंग से बोलना है, एक मोटिवेटर के रूप में। रोल ऑफ टीचर एज ए इंस्ट्रक्टर क्या होता है? रोल ऑफ टीचर एज ए इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक। अनुदेशक का मतलब यह है कि जब आप उस बच्चे को कोई भी दत्त कार्य करवा रहे हो, हैंडवर्क करवा रहे हो, आप उसको केवल इंस्ट्रक्शंस ना दीजिए, आप उसको पहले वो काम करके दिखाइए, फिर उसको कहिए बेटा अब आप कीजिए। जैसे साइंस में प्रैक्टिकल पहले टीचर ने खुद करके दिखाया है और फिर विद्यार्थी उस प्रैक्टिकल को करते हैं, तो वहां पे वो टीचर किसके रूप में भूमिका निभा रहा है? इंस्ट्रक्टर के रूप में भूमिका निभा रहा है। आप उस बच्चे को कुछ भी करने के लिए कहें, लेकिन उसको थोड़ा सा समझा दें कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और अगर हो काम कुछ ऐसा, कोई प्रैक्टिकल ऐसा है जो आप कर भी सकते हैं, तो आप करके दिखा दीजिए। आप एक इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभा रहे हो। एज ए डायरेक्टर क्या है कि मैंने बोल दिया कि बेटा इंडिया का मैप ड्रॉ करना, मैंने कभी ड्रॉ नहीं करवाया बच्चों से, लेकिन मैंने क्लास में बोल दिया। मैं एक ज्योग्राफी का टीचर हूं, मैंने खुद कभी मैप ड्रॉ नहीं कराया बोर्ड पे, और बच्चों को बोल दिया सभी अपनी कॉपी में मैप ड्रॉ करें, घर से मैप ड्रॉ करके लाएं, और इसमें स्टेट और कैपिटल्स फिल करनी है। बच्चा कहता है सर कहाँ से करें, हमारे पास तो एटलस नहीं है, हमें क्रोटोग्राफी नहीं आती, कैसे करें? टीचर कहता है मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से करोगे, कहीं से बुक लाओ, ऑनलाइन चेक करो, नेट पे चेक करो, गूगल बाबा जिंदाबाद, वहां से चेक करो, आप कहीं से भी चेक करो, आप बना के लाओ। तो जी वहां क्या होगा? वहां आप डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। बस मैंने बोल दिया, अब जिम्मेवारी आपकी है, आप करें। तो मेन ये जो सारी चीज मैंने आपको बताई है, ये इसलिए बताई है क्योंकि जब एक अध्यापक के रूप में आपको रखता है, एग्जामिनर आपको अध्यापक के रूप में रखता है और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आप एक अध्यापक हैं, आप किसी विद्यार्थी से, और वो कुछ भी क्वेश्चन डाल के कह देता है कि आप किस प्रकार से या किस भूमिका में उनको समझाना चाहोगे, तो ये आपकी भूमिकाएं काम आएंगी। वीडियो दोबारा देख लेना अगर कुछ समझ में ना आया हो। यहां हर चीज को आसान करके समझाना है, उनको अच्छा रास्ता दिखाना है, गाइड करना है, हर बात पे मोटिवेट करना है, काम को हो सके तो खुद करके दिखाना है एज ए इंस्ट्रक्टर। नियम बता दिया, अब कर लो। फिर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कक्षा कक्ष में एक प्राइमरी लेवल पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, किस तरह का संबंध होता है? तब आंसर दिया जाता है पिता और पुत्र जैसा संबंध होता है, पिता और पुत्र जैसा संबंध होता है। और अगर हायर लेवल की बात की जाए तो वहां एक मित्र जैसा संबंध होता है। मित्र जैसा संबंध है, उस बच्चे को केवल मित्र ना माने। यह भी ध्यान रखें कि वो स्टूडेंट है, उसके साथ हर वो बिहेव ना करें कि मित्र तो है ही, अरे उसको पढ़ाना है मित्र जैसा बिहेव करते हुए। मतलब एक सिंपल इतना सा अपनापन कि वो आपसे रिलैक्स होके किसी भी प्रकार का डाउट पूछ ले। उस विद्यार्थी के मन में आप टीचर के प्रति कोई डर भय ना हो, वो आपसे कुछ पूछने के लिए हेजिटेट ना कर सके, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। सिर्फ इन बातों के लिए आपको एक मित्र की भूमिका अदा करनी है। एक मित्र की भूमिका का मतलब ये नहीं है कि आप कक्षा कक्ष में चिप्स लेज कुरकुरे की पार्टी कर रहे हो, आप इकट्ठे बैठ के चाय पान कर रहे हो, नहीं। आप किसी विद्यार्थी को बोल देते हो बेटा एक गिलास पानी लेके आना, क्यों भाई? विद्यार्थी पानी लेने के लिए आया है। आप किसी विद्यार्थी को बोल देते हो डस्टर लेके आओ, मार्कर लेके, क्यों? इस काम के लिए आया है वो।
कुछ टीचर ऐसे देख लिए जाते हैं जो गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं और एक कुछ 10-20 रुपए निकाल के कहते हैं बेटा एक गोल्ड फ्लैग लेके। क्यों भाई? मित्र जैसा का मतलब ये तो नहीं है कि हर मित्र वाला काम आप उनसे करवा रहे हो, हर प्रकार की डिस्कशन आप उनके साथ कर लेते हो, नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट्स, बीइंग ए टीचर आप वेल क्वालिफाइड होने के साथ साथ आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज और वो आपकी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए कि मुझे एज ए टीचर कैसी भूमिका निभानी है, मुझे एज ए टीचर कैसी भूमिका निभानी है, और एज ए टीचर मुझे किस प्रकार से उस बच्चे को समझाना है। तो ये तो सिर्फ रोल थे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एक टीचर बन के क्लास में एंटर कर जाते हो तो क्लास टीचिंग कैसे करनी, आपने टॉपिक कैसे पढ़ाना है। तो ये चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप्स लेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, पहले 50 बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है 2000 रुपीज़। जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं, जिनको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, मैं ये दावा करता हूं कि इससे बेटर तरीके से ही आपको पढ़ाया जाएगा, इससे बेटर करने की ही कोशिश करूंगा। हाँ, ये श्योर है कि आपका सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट कराऊंगा और विद एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पेपर आपका सेक्शन कंप्लीट कराया जाएगा, विद श्योरिटी कि आपको एक अच्छा स्कोर दिला जाएगा। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, ब्लू लाइन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करें। किसी भी प्रकार की इंक्वायरीज के लिए आप मुझे बोल सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। इसी के साथ प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।